Good morning to all of you. Welcome back to 11th history. In the last class, we have studied about early humans and ways of obtaining food. Now, we will start today with the topic early humans from trees to caves and open air spaces. Early humans from trees to caves and open air spaces means प्रारंभिक मानव, शुरू का अर्ली मैन, पेड़ों से गुफाओं, फिर खुले स्थलों पर उसका आवास. So let's see. We are on surer ground when we try to reconstruct the evidence for patterns of residence. One of doing this is by plotting the distribution of artifacts. For example, thousands of flake tools and hand axes have been excavated at Kilombe and Olorgesailie, Kenya. It is Olorgesailie, Kenya. These finds dated 700,000 and 500,000 years ago. So जो अर्ली मानव था उसके रहन सहन के बारे में जो साक्ष्य, जो एविडेंस उपलब्ध हैं, उसको वापस से रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई है. तो यहाँ पे ये अपने को बताते हैं कि जो एविडेंस कलेक्ट करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा जो बनाई गई आर्टिफैक्ट्स थे, जो शिल्पकृतियाँ थी, उसके फैलाव की जांच करना है, ना कि वो कहाँ तक फैली हुई है. फॉर एग्ज़ाम्पल, उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है, वो है दूसरा तरीका ये है कि निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना. उदाहरण के लिए जो अपने को दो साइट मिली हैं केनिया के अंदर, एक तो किलाम्बे और दूसरी ओलोजरसाइली में जब खनन हुआ, यानी कि जब खुदाई हुई, तो वहाँ पे हज़ारों की संख्या में औज़ार मिले और हैंड एक्सेस जो कुल्हाड़ी टाइप जो औज़ार होते हैं, वो उस तरह के वो औज़ार बहुत सारी तादाद के अंदर मिले. और ये मिले थे लगभग ये जो पुराने हैं, ये लगभग 700,000 और 500,000 साल पहले के पुराने औजार मिले हैं. हाउ डिड दीज टूल्स accumulate in one place? It is possible that some places where food resources were abundant were visited repeatedly. In such areas, people would tend to leave behind traces of their activities and presence, including artifacts. The deposited artifacts would appear as patches on the landscape. The places that were less frequently visited would have fewer artifacts, which may have been scattered over the surface. तो इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए? अब जैसे बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो हैंड एक्सेस मिले हैं, वो एक ही जगह पर इतने सारे कैसे इकट्ठे हुए? ये संभव है, ऐसा संभव हो सकता है कि जिन कुछ स्थानों पर फूड रिसोर्सेज, यानी कि खाद्य सामग्री जो थी, उसके जो वो वहाँ पे क्या थी, भरपूर थी. कई जगहों पे क्या थी, जो फूड रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा थे और ये लोग वहाँ बार बार आते थे. ऐसे क्षेत्रों में लोग आर्टिफैक्ट्स भी बनाते थे और जो भी वो एक्टिविटीज़ करते थे, वो उसको भी वो क्या करते थे,
अपने उन आर्टिफैक्ट्स के ज़रिए अपनी प्रेजेंस को, यानी कि अपने आप को वो चिन्हित किया करते थे। ऐसा लगता है कि पूरे परिदृश्य में कुछ ही क्षेत्रों में जमा शिल्प कृतियाँ मिलती हैं, और ऐसा लगता है कि कुछ ही क्षेत्रों के अंदर ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं ये मिलती हैं, और वह क्षेत्र कुछ अलग से ही दिखाई पड़ते हैं। और जिन स्थलों पर लोगों का आना जाना कम होता था, वहाँ ऐसे आर्टिफैक्ट्स क्या हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना था, वहाँ पे ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो बहुत मिलते हैं। और ज़्यादातर आना जाना लोगों को कहाँ होता था, जहाँ पे फूड रिसोर्सेज ज़्यादा होते थे। तो उन्हीं जगहों के ऊपर क्या है, इस तरह के औजार बहुत ज़्यादा मिले हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर that the same locations could have been shared by hominids, other primates and carnivores। और यहाँ यह भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एक ही क्षेत्र में, यानी कि एक ही एरिया के अंदर प्राइमेट्स भी आते थे, दूसरे मांसाहारी जीव भी आते थे, और ये लोग उन्हीं के साथ निवास करते, उन्हीं के साथ इनको रहना पड़ता। Between 400,000 and 125,000 years ago, caves and open-air sites began to be used. Evidence for this comes from sites in Europe. In the Lazaret cave in southern France, a 12 into 4 meters shelter was built against the cave wall. Inside it were 2 hearths and evidence of different food resources: fruits, vegetables, seeds, nuts, birds' eggs, and freshwater fish. At another site, Terra Amata on the coast of southern France, flimsy shelters with roofs of wood grasses were built for a short-term seasonal visit. So, around 400,000 to 125,000 years ago, गुफाओं तथा केव्स मीन्स गुफाओं तथा खुले निवास का प्रचलन शुरू हुआ। और इसके जो एविडेंस है वो अपने को यूरोप के जो साइट्स हैं वहाँ पे मिलती हैं। जैसे कि सदर्न फ्रांस के अंदर जो लाजरेट केव है, उसकी दीवार के पास में 12 into 4 मीटर का आकार का एक निवास स्थान उसी से सटाकर बनाया गया था। इसके अंदर और इस केव के अंदर 2 चूल्हों और अलग अलग प्रकार के फूड खाने की चीज़ों के एविडेंस मिले हैं, जैसे कि फलों के, वेजिटेबल्स के, बीजों के, पक्षियों के अंडों के और फ्रेश वाटर फिशेस के। जैसे कि फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर जो मेन फिशेस जो ये खाते थे उसके कुछ नाम दे रखे, ट्राइट है, पर्च है और कार्प है। इन सब के एविडेंस मिले हैं। और एक साइट के ऊपर जो कि सदर्न फ्रांस के कोस्ट के ऊपर है, टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची और कमज़ोर झोंपड़ियाँ भी देखने को मिली हैं, उस साइट के ऊपर मिली हैं। और ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये लोग शॉर्ट टर्म विज़िट के लिए आते थे। जैसे कोई शॉर्ट टर्म विज़िट करनी है, घूमना है या कोई और काम है, तो थोड़े समय के लिए वो इस जगह के ऊपर आते थे। यानी कि आप अपन मान सकते हैं सीजनली वो यहाँ पर आते थे। पीसेज ऑफ बेक्ड क्ले एंड बर्nt bone along with stone tools dated between 1.4 MYA and 1 MYA have been found at Chesowanja in Kenya and Eswatini in South Africa. Were these the results of a natural bushfire or volcanic eruption, or were they produced through the deliberate controlled use of fire? We do not really know. और केनिया के में चेसोवांजा और साउथ अफ्रीका के अंदर जो स्वाट प्रॉन्स में जो पत्थर के औजारों के साथ साथ
आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े भी मिलते हैं, जो कि लगभग 1.4 मिलियन ईयर्स अगो टू 1 मिलियन ईयर्स अगो इतने साल पुराने, यानी कि इतने साल पहले के हैं। अब ये चीज़ें क्या प्राकृतिक, ये जो जली हुई चीज़ें हैं, जो चिकनी मिट्टी जली हुई है, जो हड्डियाँ जली हुई हैं, क्या ये नेचुरली जली या इनको सुनिश्चित ढंग से जलाया गया? इसके बारे में कोई सही जानकारी अभी तक नहीं है। Hearths, on the other hand, are indications of the controlled use of fire. This had several advantages. Fire provided warmth and light inside caves and could be used for cooking. Besides, fire was used to harden wood, as for instance the tip of the spear. The use of heat also facilitated the flaking of tools. As important, fire could be used to scare away dangerous animals. So here we see, दूसरी ओर जो चूल्हे हैं, हर्ट्स जिसको अपन चूल्हे बोलते हैं, जो गुफाओं के अंदर मिले थे, दूसरी ओर चूल्हे आग के नियंत्रण के प्रयोग के इंडिकेटर्स हैं कि वो लोग आग का प्रयोग करते थे। मीन्स वो चूल्हा जलाते थे तो उसके ऊपर कुछ पकाते होंगे, कुछ सेकते होंगे, कुछ उबालते होंगे, और ये नियंत्रित आग, यानी कि आग को काबू में रखना। अगर अपन आग को काबू में नहीं रखेंगे तो फैल जाएंगे। तो चूल्हे जो इस बात के इंडिकेटर्स थे कि उनको आग को काबू में रखना आता था। और नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश यानी कि लाइट के लिए होता था, एनर्जी के लिए होता था। इससे भोजन भी पकाया जा सकता था। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था, जैसे कि भाले की नोक बनाने में उसको क्या करते थे, आग का यूज़ होता था। और साथ ही इसका जो उपयोग था वो खतरनाक जानवरों को भगाने में भी किया जाता था, क्योंकि अपन देखते हैं कि आग से क्या है, ये जो जंगली जानवर हैं ये क्या है, इनको ये आग को देख करके दूर भागते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या थी, अपन ने देखा कि किस तरह से लोग पेड़ों से केव्स के अंदर रहा करते थे, आग का वो किस तरह से यूज़ किया करते थे। और ये जो चीज़ अपने को जो मेन इधर देखने को मिली है, इससे अपने को ये पता चलता है कि जो आग है, जो फायर है, वो उस समय तक डिस्कवर हो चुकी है। ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो वी विल टेक next topic, early humans making tools, in the next period. Clear to all of you? Okay, thank you, have a nice day.